हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको कंपनी के रिगार्डिंग चार्ज क्रिएट करना है, फॉर्म CHG 1 फाइल करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसमें क्या क्या वैल्यू आपको एंटर करनी है, क्या डिटेल्स एंटर करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये MCA की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये जो फॉर्म है यहाँ फिल आउट करेंगे, उसमें कुछ डिटेल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। जो आपका यहाँ पर लोन प्रोवाइडिंग एजेंसी है, आपने जो है किसी भी टाइप का लोन अगर लिया हुआ है कंपनी के नेम पर और उसके रिगार्डिंग आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, आपने कोई भी एसेट्स दिए हैं, वो टेंजिबल्स भी हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट्स दिए है, तो उसके रिगार्डिंग चार्ज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट आती है। ये यहाँ पर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई पर्सन वेरीफाई करता है कंपनी की जो डिटेल्स, उसमें ये जो आपका चार्ज है ये दिखाई देगा। और इसके रिगार्डिंग जो प्रोसेस है पूरा का पूरा आपको जो है ऑनलाइन करने की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है जो कंपनी के बिहाफ पर भी DSC लगेंगे, जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं, ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं। फिर उसके बाद जो चार्ज होल्डर है, जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके भी DSC लगेंगे और सर्टिफाइड प्रोफेशनल के भी DSC की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले आप जो है यूजर आईडी के थ्रू लॉगिन करिएगा। तो कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन या डायरेक्टर के आप जो है यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है MCA की वेबसाइट पर, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। दूसरा, आपका जो है DSC भी रजिस्टर होना जरूरी है। जिस भी प्रोफेशनल या फिर जो भी वो चार्ज होल्डर है या उसके अलावा जो डायरेक्टर है जिनके आप DSC यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो पहले यूजर आईडी डलेगी, वो तो आपकी ईमेल आईडी होगी जब आप अगर फर्स्ट टाइम जनरेट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको MCA सर्विस में आना है। उसके बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। कंपनी फाइलिंग में आना है। उसके बाद चार्ज मैनेजमेंट पर आपको आना है, ड्रैग डाउन करना है, फॉर्म आएगा फॉर्म CHG 1, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पूरा डिटेल फॉर्म है, इसको फिल आउट करेंगे। ऑनलाइन ही पूरा का पूरा यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन दिया गया है और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको जो है कंपनी के सिन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको जो है सिन नंबर एंटर करना है। उसके बेस पर जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन होगी। दूसरा, जो भी आपका बेस डॉक्यूमेंट है, जो आप जिसके बेस पर आपने लोन लिया हुआ है, वो आपका सैंक्शन लेटर है या कोई अदर डॉक्यूमेंट है, तो उसकी भी आपको नीड होगी, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर फिल करने की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें से देखकर आप फीड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेंगे जो कंपनी है उसका, यहाँ पर सिन नंबर एंटर करेंगे। जो कंपनी का नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच होगा। अब अगर आप नया फॉर्म, नया चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है, क्रिएशन ऑफ चार्ज। और अगर आप एग्जिस्टिंग कोई चार्ज है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर आपको मॉडिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो अभी फिलहाल इस केस में न्यू चार्ज क्रिएट किया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो यहाँ पर एप्लीकेंट है वो एक कंपनी है या फिर चार्ज होल्डर है, तो इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इस केस में क्या है, जो एप्लीकेंट है वो एक कंपनी है, तो उस केस में जो है यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना आपको। देन उसके बाद डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये जैसे मैंने आपको बताया सैंक्शन लेटर, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके बेस पर आपको ये डेट सेलेक्ट करनी होगी। देन उसके बाद नेचर एंड डिस्क्रिप्शंस, जो भी उसमें आपने जो भी वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने जो भी एसेट्स अपनी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है या फिर मॉडिफाई किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। नेचर, डिस्क्रिप्शन एंड ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज, तो इस केस में से सैंक्शन लेटर है तो उसमें से डिटेल्स आपको देखकर एंटर करनी होगी। वेदर द चार्ज इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड आउटसाइड इंडिया, तो ये तो क्वेश्चन जो है पर्सन स्पेसिफिक है, इस केस में ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो चार्ज है वो किस प्रॉपर्टी पर क्रिएट किया गया है। तो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी किस टाइप की है, इन्वेंट्री है, मोटर व्हीकल है, कोई अदर है। इंटेंजिबल्स में आपके जो है ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कॉपीराइट्स किस पर क्रिएट किया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट कॉमर्शियल है, कोई इसके अलावा इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, तो ये सारी डिटेल्स दी गई है। अदर्स का भी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो इस केस में जैसे जो चार्ज क्रिएट किया गया है वो बुक डेप्ट्स पर किया गया है और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि इन्वेंट्री पर किया गया है। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। जो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो चार्ज क्रिएट किया गया है वो मतलब जो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी रखी गई है वो क्या है। देन उसके बाद डिटेल्स आएगी जो भी चार्ज होल्डर है, तो इसमें आपको बैंक की डिटेल्स लिखनी है। अगर एक से ज़्यादा बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलकर ये लोन किया हुआ है तो फिर इस केस में यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। ठीक है, क्या ये जो ये फाइनेंस है कंसोर्शियम फाइनेंस है तो इस केस में नो है। क्या यहाँ पर जॉइंट चार्ज इन्वॉल्व है, इस केस में नो है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें नो है, यानी कि इसका मतलब है जो चार्ज होल्डर है वो एक ही पर्सन है।
तो आपको ये डिटेल्स भी पर्सन स्पेसिफिक है। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने, जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है, उन्होंने मिलकर ये चार्ज क्रिएट किया है, ये लोन किया है, तो उनकी डिटेल यस आएगी। फिर उसमें भी आता है कि भाई चार्ज सिंगल पर्सन के पास है, दोनों के पास है, तो ये भी क्वेश्चन जो है पर्सन स्पेसिफिक है। उसके बाद डिटेल्स आएगी जो भी चार्ज होल्डर है वो इनमें से किस कैटेगरी का है, नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, कोऑपरेटिव, फॉरेन बैंक है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद नेम क्या है, तो यहाँ आपको नेम देखने के लिए मिलेगा। इस केस में आपको जो है ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है, अलग अलग जो है आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपके पास डिटेल्स एप्लीकेबल है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर प्राइवेट या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनके इसमें सिन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो भी आप एंटर करेंगे। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं, अगर एप्लीकेबल है तो आपको लिखना है। फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है कि जहाँ से भी आपके चार्ज क्रिएट हुआ है उस एंटिटी का एड्रेस क्या है, ये डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है जो चार्ज होल्डर है क्या उसके पास वैलिड इनकम टैक्स पैन है, तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। अब उसके बाद यहाँ आपको वैल्यू लिखनी है कि कितनी अमाउंट यहाँ पर जो है सिक्योर्ड की जा रही है उस चार्ज क्रिएशन के द्वारा। इन केस द अमाउंट इन फॉरेन करेंसी, तो उसको आप जो है कन्वर्ट करेंगे आईएनआर में। इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, आइदर द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज आफ्टर सच मॉडिफिकेशन, क्या उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो मॉडिफिकेशन हुआ है फिर उसमें चार्ज की कवरेज क्या रहने वाली है, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बेस पर जो है वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो है आपके वर्ड्स में आ जाएगी, ठीक है। सभी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये खुद से यहाँ पर डिटेल्स फैच कर लेगा। इन केस द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज इन फॉरेन करेंसी, तो इस केस में आपको अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर नोट एप्लीकेबल मेंशन कर देना है। देन उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 11 में देना है कि जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कि जो चार्ज आपका क्रिएट किया गया है उसकी क्या टर्म्स रहने वाली है, वो डिटेल्स आपको देने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको वो डेट लिखनी है जिस दिन आपकी जो चार्ज क्रिएशन की डेट है, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट है जिस दिन आपको जो है बैंक के द्वारा जो लोन है वो आपको ग्रांट किया गया है। देन उसके बाद जो बोरोवर है उसको एक स्पेशल अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, वो आपको डिटेल्स देनी होगी। देन उसके बाद उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, रीपेमेंट टर्म्स कितने मंथ्स का है या फिर कितने डेज का है वो आपको देना होगा। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या है, कि जैसे कि आपको जो है ऑन डिमांड पे करना है तो वो डिटेल्स आएगी। नेचर ऑफ फैसिलिटी, कि आपका जो है ओडी अमाउंट है, सीसी है, किस टाइप का है। डेट ऑफ डिसबर्समेंट की डेट क्या है। उसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें, मार्जिन कितना रखा हुआ है बैंक ने। उसके अलावा कोई एक्सटेंडेड कोई है क्या चार्ज के रिगार्डिंग, जो ऑपरेशन ऑफ चार्जेस में कोई एक्सटेंशन मिला हुआ है क्या, अदर डिटेल्स आपको डालनी है तो यहाँ पर एंटर करेंगे। जो आपके स्टार वाले फील्ड्स हैं वो सारे मैंडेटरी हैं, बाकी जो डेट्स है, नेचर ऑफ फैसिलिटी है, सारी डिटेल्स मैंडेटरी है। ये अदर्स वाला पॉइंट मैंडेटरी नहीं है। अब अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है जो कि सब्जेक्ट टू चार्ज है, या उस पर पहले से कोई एग्जिस्टिंग चार्ज चल रहा है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। वो इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, किस दिन वो डेट जो है, जो इंस्ट्रूमेंट की जो डेट है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उसकी डेट क्या है, चार्ज की आईडी क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि सबके केस में एप्लीकेबल हो। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है डिटेल्स एंटर होगी, अदरवाइज आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको डिटेल देना है सोर्ट पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी और एसेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो आपको डिटेल्स देनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका प्रॉपर एड्रेस आपको देना होगा, एड्रेस, लोकेशन। और अगर जैसे बुक डेप्ट्स है, इस केस में तो बुक डेप्ट्स और इन्वेंट्री है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। उसका स्पेशली कोई एड्रेस या लोकेशन तो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप चाहें तो फिर वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बुक डेप्ट्स का तो नहीं, पर जो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री किस प्लेस पर आप मेंटेन करें वो डिटेल्स दे सकते हैं। देन उसके बाद आपको 14 नंबर पर लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय विच कंपनी बोरोवर थर्ड पार्टी एक्वायर टाइटल। नंबर ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स, कितने आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि डिपोजिटर ने, मतलब जो कस्टमर है उसने डिपॉजिट किए हैं। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी की डीड्स हो गई, तो वो डॉक्यूमेंट के आपको नंबर लिखने हैं केवल, ठीक है। डिटेल्स आपको देने की रिक्वायरमेंट आएगी, नंबर लिखना है कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने एज एन कस्टमर सबमिट किए हैं जो आपका चार्ज होल्डर है उसके पास, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 15 में आएगा, या जो ये प्रॉपर्टी है या इस पर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वो यहाँ पर कंपनी के नेम पर रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई जो उसके डायरेक्टर्स हो उनके नेम पर रजिस्टर हो, तो वो डिटेल्स आपको देनी है। तो अगर यस, तो फिर उसके बाद आपको देनी है कि भाई कोई दूसरी कंपनी एलएलपी है जिसके नाम पर वो है। अगर
ये नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। उस पर्सन का पैन नंबर देना है कि जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, और उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है। अगर कंपनी है एलएलपी है तो कंपनी का एलएलपी नंबर होगा, और बाकी जो है कंपनी है तो सेम नंबर होगा, वो डिटेल्स डलेगी और नेम यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है कि जो भी प्रॉपर्टी या जो एसेट है जो कि यहाँ पर जिसपे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, क्या वो कंपनी के नेम पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर वो नहीं है तब तो यस करेंगे, और कंपनी के नेम पर ही है, जैसे इस केस में बुक डेट्स है तो वो कंपनी के नेम पर रजिस्टर्ड है, तो बस इस केस में आपको नो कर लेना है। उसके बाद आपको जो है इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि वो जो भी डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। उसके बाद आपको ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ऑथराइज्ड है, रेजोल्यूशन नंबर वो एंटर करना है, डेट एंटर करनी है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है तो ये आपको ध्यान से एक बार रीड कर लेना है, इसमें कोई भी जो है फॉल्सिफिकेशन नहीं जा रही है। देन उसके बाद डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, ऑथराइज पर्सन, ये सभी जो है ऑथराइज रहते हैं, उनका यहाँ पर डिन नंबर एंटर करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन जो है कंफर्मेशन होगी क्योंकि चार्ज होल्डर क्रिएट करेंगे, सो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके द्वारा डिटेल्स आएगी। उसका यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना होगा, नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड उसके बाद इसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, सर्टिफाइड प्रोफेशनल है वो ये सब चीजें कंफर्म करेंगे। तो इनमें से जो भी सीओपी होल्डर, वो सीए, सीएस या सीडब्ल्यू कोई भी हो सकते हैं, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद उनका जो मेंबरशिप नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे, सारी डिटेल्स अगर ओके हैं, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म आपको जो है पेंडिंग फॉर एक्शन में दिखाई देगा। अब इसको क्या करना है आपको, अगर इसमें कोई डिटेल्स आपको एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने का ऑप्शन आएगा, तो डीएससी आपको अटैच करने होंगे। अब जब आपके डिजिटल सिग्नेचर अटैच हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करके वो जो पीडीएफ फाइल है उसको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है, जैसे आप नेक्स्ट पर पेमेंट करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद पेमेंट को आपको कंप्लीट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका यूपीआई के द्वारा भी आप कर सकते हैं, उसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको उसका चालान मिल जाएगा और ये चार्ज का जो फॉर्म है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। चार्ज का फॉर्म और जो भी इसकी एक्नॉलेजमेंट है वो आप रेस्पेक्टिव जो बोरोवर है वहां पर उसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी, इनकम टैक्स और कंपनी से रिगार्डिंग एलएलपी के रिगार्डिंग में काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल के पर्पज फुल एजुकेशन है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।